हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस में। हम रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ट्वेल्थ बायो, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है हमारे पास 3। तो देखिए, अभी तक हमने नर जनन तंत्र स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने वृषण पढ़ लिया था, जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास सहायक जनन अंग। और सहायक जनन अंग में हमें 4 संरचनाओं का अध्ययन करना है। 4 संरचनाओं में सबसे पहले किसका अध्ययन किया है? हमने अधिवृषण का अध्ययन कर लिया है। अधिवृषण एपिडिडाइमिस को पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मूत्र मार्ग के बारे में बात करेंगे। दूसरा, इसके बाद मूत्र मार्ग के हम बाद एक शुक्र या फिर पहले शुक्र वाहिनी लेनी चाहिए, शुक्र वाहिनी का अध्ययन करेंगे। शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक का अध्ययन करेंगे। और चौथा, हम शिश्न का यानी कि पेनिस का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। कल हालांकि मैंने कहा था कि यहां तक अध्ययन करेंगे, लेकिन मौसम के खराब हो जाने के कारण मैं इस वीडियो को शूट नहीं कर पाया था। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम शुक्र वाहिनी के बारे में, उसके बाद मूत्र मार्ग के बारे में, और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम शिश्न और शिश्न की आंतरिक संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग लगाएंगे हम सहायक जनन अंगों में दूसरी हेडिंग। सहायक जनन अंगों में दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक। शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, इसे वास डिफरेंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस। चलिए देखिए, अभी तक हमने बात की कि शुक्र वाहिनी या शुक्र जनन नलिका जो होती है, शुक्र जनन नलिका कहाँ होती है? वृषण पालिका में होती है। तो शुक्र जनन नलिका आगे जाकर खुलती है किसमें? रेटिड टेस्टिस में, वृषण जालक में। और वृषण जालक आगे जाके खुलता है किसमें? शुक्र वाहिकाओं में। शुक्र वाहिकाओं में। और शुक्र वाहिकाओं को हमने कहा था वास इफेरेंसिया कहा था। अब शुक्र जो वाहिकाएं थी वो कहां पर खुली थी? पिछले लेक्चर में देखा, अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में। अब देखिए, एपिडिडाइमिस आगे जाकर किसमें खुलेगा? तो वो खुलेगा एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में, यानी कि शुक्र वाहिनी में। मैं एक बार दोबारा से चित्र बना के आपको रिवीजन करवा देता हूं। यहां पर 15 से 20 नलियां थी। इन नलियों का नाम क्या था? इन नलियों का नाम था शुक्र वाहिकाएं, वास इफेरेंसिया, यही नाम था। इसके बाद यहां पर एक संरचना पढ़ी थी हमने। इस टोटल संरचना का नाम तो था अधिवृषण, जिसको हमने 3 पार्टों में बांट दिया था। ये था हमारे पास शीर्ष अधिवृषण, ये था हमारे पास मध्य अधिवृषण, और ये था हमारे पास पुच्छक अधिवृषण। ये तीनों पार्ट किसके थे? तो ये तीनों पार्ट है हमारे पास अधिवृषण। किसके? अधिवृषण के। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जो शुक्र वाहिकाएं हैं जो कहां पर खुली थी? शीर्ष अधिवृषण में या अधिवृषण में जो खुली थी, अब वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? तो यहां से इस नली का नाम हो जाएगा अब शुक्र वाहिनी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिनी। मतलब शुक्र वाहिनी कह दो या शुक्र वाहक कह दो, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। ये क्या है? ये वास इफेरेंस है। इफेरेंस या इफेरेंसिया है ये, और यहां से स्टार्ट होती है वास डिफरेंस। इफेरेंस डिफरेंस, इतना सा अंतर है। हिंदी में शुक्र वाहिकाएं और ये है शुक्र वाहक। शुक्र वाहिकाएं बारीक बारीक नलियां, ये थोड़ी सी मोटी नली है तो शुक्र वाहक। जैसे कल मैंने बताया था नाली एंड नाला, उसी प्रकार से शुक्र वाहिकाएं और शुक्र वाहक। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। हेडिंग लगाएंगे हम शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक।
तो अभी तक हमें बात समझ में आ गई कि आगे कहां से कौन सी नली जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे लिखना कि शुक्र वाहक यानी कि शुक्र वाहिकाएं जो कहां से आ रही हैं, वृषण से बाहर निकली हैं, किसमें खुली हैं, अधिवृषण में खुली हैं। तो शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण से निकलकर, छोटे तो नहीं है अक्सर, शुक्र वाहिकाएं कहां से निकली हैं, अब अधिवृषण से बाहर ले जा रही हैं। क्या कहा, शुक्र वाहिकाएं ये थी, ये कहां खुली थी, अधिवृषण में, तो अब ये अधिवृषण से कहां जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण से निकलकर क्या बनाती हैं, शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, वास डिफरेंस का निर्माण करती हैं या बनाती हैं। तो शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में गई थी और अधिवृषण से अब वापस बाहर आ रही हैं और बाहर निकलकर अब इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, वास डिफरेंस। चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है लगभग 45 सेंटीमीटर। अब मैं दोबारा से पूरा चित्र बना के बताता हूं क्या हो रहा है। यहां पर कहां तक दिखाई दे रहा है, यहां तक। तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास वृषण कोश है। इस वृषण कोश में हमारे पास क्या रखा हुआ है, वृषण रखा हुआ है, अंडाकार संरचना होती है। इस वृषण के ऊपर क्या पाया जाता है, अधिवृषण पाया जाता है। ये मैंने बना दिया अधिवृषण। अब अधिवृषण से क्या निकल रही है हमारे पास, तो हमारे पास निकलकर सामने आ रही है शुक्र वाहिनी। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है ये क्या है, शुक्र वाहिनी है। तीनों को मैंने अलग अलग कलर से बना दिया है। जो ये हमारे पास सबसे पहले है जो है वृषण टेस्टिस। ये है हमारे पास जो रेड कलर से मैंने बनाई है एपिडिडाइमिस अधिवृषण, जो कि वृषण के ऊपर स्थित होता है। और अधिवृषण से जो नली निकली है इसका नाम है शुक्र वाहिनी। अब देखिए शुक्र वाहिनी क्या करती है। अब ये देखो हमने पढ़ा था कि वृषण कोश और उदर गुहा, वृषण कोश और उदर गुहा को जोड़ने वाली एक संरचना पाई जाती है, एक नली पाई जाती है, जिससे हमने क्या कहा था, वृषण कोश, सॉरी हमने कहा था बक्षण नाल। क्या कहा था इसको, वृषण नाल या बक्षण नाल, वृषण नाल, इनग्वाइनल कैनाल या फिर बक्षण नाल कहा था। तो ये नाल कहाँ है, ये वही नाल है, ये वही नाल है जिसको हालांकि चित्र में नहीं बनाना, ये वही नाल है जिसके द्वारा ये जो शुक्र वाहिनी है ये हमारे उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ क्यों प्रवेश कर रही है, क्योंकि वृषण कोश बेटा कहाँ होता है, हमारे शरीर से बाहर होता है। नर जनन तंत्र में वृषण कोश कहाँ है, मानव के या नर के शरीर से बाहर है। तो ये वापस नली, ये जो शुक्र वाहिनी जा रही है ये वापस हमारे श्रोणी प्रदेश में प्रवेश करती है, श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी भाग में प्रवेश करती है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर ब्लड की सप्लाई भी होती है, किसके जरिए होती है, तो वहां पर भी आंसर क्या होगा, वृषण नाल या बक्षण नाल के द्वारा। धमनी भी जा रही है, वहां से सिराएं भी जा रही हैं, और कौन जा रही है, शुक्र वाहिनी जा रही है। तो एक नाल के अंदर से होकर ये जा रही है जिसका नाम है वृषण नाल। पहले के लेक्चर्स में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो अब देखिए ये कहां पर पहुंच चुकी है, ये हमारे उदर गुहा में प्रवेश कर चुकी है। कहां पर पहुंच चुकी है, उदर गुहा में। अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां हमारे पास है मूत्राशय, बना देता हूं, यहां बना देता हूं मूत्राशय। ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, ये हमारे पास मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लेडर है। यहां से आगे त्यागा जाएगा मूत्र को, या फिर इसको मैं इधर भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, या फिर ऐसा करते हैं, इसको यहां के बजाय यहां पर बना देता हूं, तो चित्र में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या हुआ, ये क्या है, मूत्राशय है। ये क्या है बेटा, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर है। और हमें पता है कि ये मूत्राशय में कौन सी नलियां आके खुल रही हैं, तो ये किडनी वाली जो मूत्रवाहिनी होती हैं, जो किडनी से आ रही हैं, वो मूत्रवाहिनी खुलती है। इतना मेरे ख्याल से आपको नॉलेज होगी। अब देखिए ये जो हमारे पास शुक्र वाहिनी है, ये क्या करती है, एक लूप का निर्माण करती है, एक फंदे का निर्माण करती है।
ये किसका निर्माण करती है? एक फंदे का निर्माण करती है। मतलब ये वृषण कोश के वृषण नाल इनग्वाइनल कैनाल के जरिए कहाँ जाती है? श्रोणी भाग में जाती है, हमारे उदर गुहा में प्रवेश करती है और मूत्राशय के ऊपर एक लूप का निर्माण करती है। एक क्या बेंड बनाती है? क्या बनाती है? बेंड। और कहाँ पर आती है? अब ये आ जाती है मूत्राशय के आधार भाग पर, और मूत्राशय के आधार भाग पर हमें पता है क्या पाया जाता है? शुक्राशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये मैंने मान लो क्या बना दिया? शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय है, सेमाइनल वेसिकल है, और ये है शुक्राशय की वाहिनी, यानी कि शुक्राशय वाहिनी। अब देखिए क्या कमाल हो रहा है, हमारे पास यहां पर जो नली आ रही है जिसका नाम क्या दिया है हमने? शुक्रवाहिनी। ये कौन सी नली आ रही है? ये आ रही है शुक्रवाहिनी, जो ग्रीन कलर से हमने बनाई है, शुक्रवाहिनी या शुक्र वाहक, यही है। अब देखो क्या होता है कि यहां पर जो शुक्राशय वाहिनी है और जो हमारे पास शुक्र वाहिनी है, ये दोनों आकर एक फूले हुए भाग में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? कौन कौन खुल रही है? ध्यान से सुनिएगा बात को। इसको मैं इधर बनाता हूं जूम करके, तो क्या बनेगा हमारे पास चित्र कि ये है हमारे पास शुक्राशय, ये क्या है हमारे पास? शुक्राशय है, और ये मान लीजिए इधर से आ रही है हमारे पास शुक्र वाहिनी। ये क्या आ रही है? शुक्र वाहिनी। ध्यान से समझिएगा भाई क्या हो रहा है। शुक्र वाहिनी कहां से निकली है? अधिवृषण से, वृषण कोश में से। कहां जा रही है? तो उदर गुहा में प्रवेश करी। उदर गुहा में जो मूत्राशय स्थित है उसके ऊपर से एक लूप का निर्माण करती है, एक फंदा बनाती है, और फंदा बनाकर कहां जाती है? मूत्राशय के आधार पर। अभी इसको मैं नोट करवाऊंगा। फिर क्या होता है कि हमारे पास शुक्राशय पाया जाता है। शुक्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे नाम दिया शुक्राशय वाहिनी। क्या नाम दिया? शुक्राशय वाहिनी नाम दिया। और शुक्राशय वाहिनी और शुक्र वाहिनी दोनों आकर एक स्थान पर खुलते हैं, यानी कि इस जो शुक्र वाहिनी आ रही है इसमें कौन आकर खुल गया? शुक्राशय। कौन आकर खुल गया? शुक्राशय। और कहाँ खुलते हैं? तो इस फूले हुए भाग में खुलते हैं, और इस फूले हुए भाग को तुम्बिका एम्प्यूला कहा जाता है। तुम्बिका या एम्प्यूला कहा जाता है। और अब इस नली को नाम देते हैं हम स्खलन वाहिनी, इजैक्युलेटरी डक्ट। अब इसको नाम क्या देते हैं हम? स्खलन वाहिनी। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। क्या हुआ है कि जो हमारे पास शुक्र वाहिनी है, यह शुक्र वाहिनी बक्सन नाल के जरिए कहां पहुंचती है? हमारे उदर गुहा में प्रवेश करती है, श्रोणी भाग में प्रवेश करती है। उदर गुहा में जाने के बाद मूत्राशय गुहा पर एक फंदे का निर्माण करती है, और फंदे के निर्माण करने के बाद ये जो शुक्र वाहिनी है वो कहाँ जाती है? मूत्राशय के आधार भाग। यहाँ पाए जाते हैं कौन? शुक्राशय पाए जाते हैं। एक इस साइड है, एक इस साइड है, हालांकि दोनों मूत्राशय के पीछे स्थित होती है वास्तव में। तो इधर शुक्राशय है, और शुक्राशय के पास भी एक वाहिनी है जिसे नाम दिया हमने शुक्राशय वाहिनी। अब शुक्राशय वाहिनी प्लस शुक्र वाहिनी, शुक्राशय वाहिनी शुक्राशय से आ रही है, शुक्र वाहिनी जो शुक्राणु को लेकर जाएगी। कहाँ पर हम मिल रहे हैं? इस फूले हुए भाग में मिलते हैं। इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? एम्प्यूला, तुम्बिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्यूला या तुम्बिका। अब एम्प्यूला और तुम्बिका के बारे में देख लीजिए, कहीं पर भी हमारे बॉडी में अगर हमें कोई फूला हुआ भाग नजर आएगा तो उसको एम्प्यूला या तुम्बिका कहा जाता है। जैसे कि कर्ण में, कान में, अंतःकरण हम पढ़ेंगे, हालांकि 11th बायो में है। अंतःकरण में आपने ये चित्र देखा होगा, कहाँ बनाए? अच्छा, ये समझ में आ गई ना बात? इसको हटा दूं तो शुक्राशय वाहिनी और शुक्र वाहिनी एम्प्यूला यानी कि तुम्बिका में आकर खुलती है। और अब इस नली को क्या नाम देते हैं हम? इजैक्युलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी। इसको हटा देता हूं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। जो अभी मैं मानव कर्ण की बात कर रहा हूं, ये संरचना आप सभी ने छोटी क्लास में 7वीं 8वीं में पढ़ी है। मानव कर्ण के लिए पढ़ी है ना भाई? ये इस प्रकार से 3 अर्धवृत्ताकार नाले स्थित होती हैं। तो बेटा ये जो फूला हुआ पार्ट है, ये इसको भी क्या कहा जाता है? ये 3 तुम्बिकाएं होती हैं, 3 एम्प्यूला पाए जाते हैं मानव के कर्ण में। इनमें क्या होता है सर? इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनमें क्या पाई जाती है? कुछ विशेष कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विशेष संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं।
क्या करती हैं, ये हमें बैलेंस बनाने का काम करती है। जब हम सिर को इधर उधर घुमाएं या फिर हम जब लेट जाते हैं तो इनमें भरा हुआ एक द्रव होता है, एक द्रव एंडोलिम्फ, और इनके बाहर होता है पेरिलिम्फ। इनके अंदर एंडोलिम्फ और इनके बाहर पेरिलिम्फ, नाम भी बड़े सिंपल है, एंडो यानी अंदर, पेरी यानी बाहर। तो एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ जो द्रव भरे होते हैं, इनके द्वारा हमारे शरीर का बैलेंस बनाया जाता है। यानी कि कान के दो काम होते हैं, याद करना, एक तो सुनना और दूसरा संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना। जैसे मैं खड़ा हूं तो इनके अंदर जो अभी एंडोलिम्फ भरा हुआ है वो अपनी जगह स्थिर है, और ये तीनों अलग अलग काम करती हैं। तीनों में संवेदी कोशिकाएं वो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को मैसेज भेजती रहती है कि अभी इस बंदे की पोजीशन क्या है। जब हम सोएंगे तो दूसरी कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी फूला हुआ जो भाग है उसको नाम क्या दिया, क्रम्बिका या एम्प्यूला। कहाँ से समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से। यहाँ पर भी एम्प्यूला कह रहे हैं और यहाँ पर भी एम्प्यूला कह रहे हैं, इसको हटा देता हूँ, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ये 11th बायो में है, ये कहाँ है, 12th बायो में। एक और मार्कर। तो देखिए क्या कहा हमने, अभी इसको कहा स्खलन वाहिनी। ये तो हो गया हमारे पास एम्प्यूला, और अब इसका नाम दे दिया हमने स्खलन वाहिनी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब आगे चलिए, अब आगे चलते हैं। तो बेटा ग्रीन जो कलर है मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब मैं आगे देखिए ग्रीन कलर से ही दूसरी संरचना बनाने वाला। यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है बेटा, क्या, ये मूत्राशय से आ रही है हमारे पास, क्या चीज, मूत्रवाहिनी आ रही है, या क्या कहते हैं, मूत्राशय वाहिनी। क्या कह रहा हूं मैं इसको, मूत्राशय वाहिनी। कहां से निकली है, मूत्राशय से। अब ध्यान से सुनिएगा फिर से, ब्लैक कलर से इसको बनाया है तो ब्लैक लेते हैं। ये क्या करती है, ये इस संरचना में, यानी कि जो स्खलन वाहिनी है, अब वो कहां जाकर मिल गई, कहां जाकर मिल गई, मूत्राशय वाहिनी में। क्या कहा, क्या कहा है मैंने अभी तक कि जो शुक्र वाहिनी है वो पहले खुलती है शुक्राशय वाहिनी में, शुक्र वाहिनी प्लस शुक्राशय वाहिनी मिलकर बनाती है स्खलन वाहिनी। अब जो स्खलन वाहिनी है ये मूत्राशय वाहिनी में जुड़ती है। अरे भाई एक रोड के बाद दूसरे रोड जुड़ रही है और कुछ नहीं हो रहा, यही हो रहा है ना। तो ये क्या है, स्खलन वाहिनी है, इसका नाम लिखा नहीं, हाँ लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, स्खलन वाहिनी। और ग्रीन जो कलर में है ये क्या है हमारे पास, ये मूत्राशय वाहिनी है। अब मूत्राशय वाहिनी और स्खलन वाहिनी मिलकर बनाती है मूत्र जनन मार्ग। इस नली का नाम क्या होगा, मूत्र जनन मार्ग, या इसको कह देते हैं मूत्र मार्ग, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरिथ्रा, या क्या कहते हैं इसको, यूरिथ्रा। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी चीज को मैं हिंदी की भाषा में, लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं, हिंदी में लाइन में लिखने जा रहा हूं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए अब इसी को मैं लैंग्वेज में लिखता हूं। आ गया ना भाई समझ में, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। यही चीज है जहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं। और ऐसा ही डक्ट सिस्टम बेटा लीवर में होता है, ऐसा ही डक्ट सिस्टम लीवर में होता है। कौन हेपेटिक डक्ट, कौन वाइल्ड डक्ट, कॉमन वाइल्ड डक्ट, तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाना पाचक ग्रंथियां, आरके साइंस क्लासेस रोहित मेहता, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इसी जो अभी मैंने जो डायग्राम के जरिए जो चीज समझाई है इसी को मैं अब लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वृषण से एक, क्या निकली, शुक्र वाहिनी निकली। प्रत्येक वृषण से एक शुक्र वाहिनी निकलती है जो वृषणनाल के जरिए या द्वारा उदर गुहा में, कहां, उदर गुहा में क्या करती है, प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, उदर गुहा में प्रवेश करती है। बेटा समझ में आ गया ना, तो अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि प्रत्येक जो हमारे पास क्या है, वृषण है, दो वृषण है, तो दो शुक्र वाहिनी कहां जाएंगे, वृषण नाल के जरिए कहां पहुंच जाएंगे, उदर गुहा में प्रवेश करेंगे। मूत्राशय के ऊपर दोनों साइड में फंदे बनेंगे, दोनों शुक्राशय मिलेंगे, फिर आगे की कहानी चलेगी। तो प्रवेश करती है एवं अपनी ओर की
एवं अपनी ओर की मूत्र वाहिनी के चारों ओर, अपनी ओर की मूत्र वाहिनी के चारों ओर घूमकर फंदा बनाती है, लूप बनाती है। एक फंदा, या मैं कह दूं इसको लूप का निर्माण करती है, निर्माण करती हैं। एवं अब लूप का निर्माण हो गया, अब क्या होता है, मूत्राशय के आधार भाग पर होती है एवं मूत्राशय के आधार भाग पर, अब देखो कहां पहुंच गए हम, मूत्राशय के आधार भाग पर और शुक्राशय के पास, आधार भाग पर कौमा शुक्राशय के पास शुक्राशय वाहिनी, या फिर ऐसे कह दें शुक्राशय के पास एम्प्यूला तुम्बिका में, शुक्राशय के पास तुम्बिका, या फिर ऐसे कह दें शुक्राशय के पास एक फूले हुए तुम्बिका, और इसको तुम्बिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एम्प्यूला। बात आ गई होगी समझ में। तो आधार भाग पर, किसके आधार भाग पर, मूत्राशय के आधार भाग पर, शुक्राशय के पास एक फूले हुए तुम्बिका में शुक्राशय वाहिनी के साथ खुलती है या खुलती है। तो शुक्राशय कितने हैं हमारे पास बेटा, 2 शुक्राशय हैं। शुक्र वाहिनी कितनी है, 2 हैं। तो स्खलन वाहिनी भी कितनी बनेंगी, अभी स्खलन वाहिनी बनानी है, कितनी बनेंगे, 2 बनेंगे। तो शुक्राशय के पास एक फूले हुए भाग तुम्बिका एम्प्यूला में शुक्राशय वाहिनी के साथ खुलती है। अब या एवं शुक्र वाहिनी तथा, या फिर एवं को हटाई दो, शुक्र वाहिनी तथा शुक्राशय वाहिनी, शुक्र वाहिनी तथा शुक्राशय वाहिनी मिलकर एक नली या नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे अब क्या नाम देंगे बेटा, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसे क्या कहते हैं, स्खलन वाहिनी। शायद रेड कलर थोड़ा कम दिखाई देगा, मैं ग्रीन से लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, जिसे यहां लिख देते हैं, जिसे स्खलन वाहिनी, जिसे क्या कहते हैं, स्खलन वाहिनी इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। आगे क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे कि जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, स्खलन वाहिनी है, ये कहां खुलती है, तो ये खुलेगी मूत्र मार्ग में, यानी मूत्राशय से जो वाहिनी आ रही है उसके साथ। तो क्या लिखेंगे, यह स्खलन वाहिनी मूत्राशय वाहिनी से मिलकर, मूत्राशय वाहिनी से मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है, मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। चलिए, तो ये है, यहां पर समाप्त होता है हमारा क्या, जो हमारी आज की पहली हेडिंग है। और सहायक जनन अंग है, उसमें दूसरी हेडिंग है, क्या है नाम, शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक। इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम चलेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया, इजैक्यूलेटरी डक्ट तक हो गए, हम मूत्र मार्ग की बात करेंगे। अब हम किसकी, मूत्र मार्ग की। तो शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहक, वास डिफरेंस के बाद जो हमारी अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग, हमारी अगली हेडिंग, तीसरी जो हेडिंग है वो क्या है हमारे पास, मूत्र मार्ग। क्या है, मूत्र मार्ग। इसे यूरिथ्रा कहा जाता है, या यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों कहा जाता है, आगे बात करते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या कहा, इधर से आया शुक्राशय की शुक्राशय वाहिनी आई, इधर से क्या आई हमारे पास,
इधर से आई हमारे पास शुक्र वाहिनी, ये कॉमन मार्ग बना, ये फूला हुआ, इसे कहा हमने तुम्बिका, शुक्राशय शुक्राशय वाहिनी, और ये है शुक्र वाहिनी, ये है एम्प्यूला, ये बन गई स्खलन वाहिनी। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, अब याद हो जाने चाहिए। फिर यहाँ से क्या आता है हमारे पास, ये मूत्राशय है, ये मूत्राशय की वाहिनी आ रही है, और ये भी यहाँ पर खुल जाती हैं और एक उभयनिष्ठ मार्ग बन जाता है, इसको नाम देते हैं हम मूत्र मार्ग, ये नाम दिया है। तो यहाँ तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, ये कहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, अब क्या होता है यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या है, अखरोट के समान एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि। बहुत बढ़िया। यानी कि मूत्र मार्ग कहाँ से होकर गुजर रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर हालांकि एक और ग्रंथि आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, काउपर्स की ग्रंथि कहते हैं या काउपर की ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे बना दिया है मैंने इसको, क्या आ जाएंगे हमारे पास, काउपर की ग्रंथि। क्या आ जाएंगी, काउपर की ग्रंथि। लेकिन यहाँ से शुरू होता है हमारे पास शिश्न। क्या शुरू होता है, यहाँ से शिश्न शुरू होता है, और इस शिश्न का ये होता है फूला हुआ भाग जिस पर यह नली खुलती है। कौन सी नली खुलती है, तो आंसर होगा मूत्र मार्ग। यानी कि मैं इसको कलरफुल कर देता हूं थोड़ा सा। यहां से स्टार्ट हुआ हमारा मूत्र मार्ग, कहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर स्खलन वाहिनी और कौन मिली, मूत्राशय की वाहिनी। तो ये जो मैंने रेड कलर से इसको भर दिया है, यह है हमारे पास मूत्र मार्ग। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई की मैं बात करूं, लगभग 20 सेंटीमीटर। नर में, मादा में नहीं होती थी। क्यों नहीं होती, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो मूत्र मार्ग है उसको मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से सर, सबसे पहले तो जो मूत्र मार्ग है वो प्रोस्टेट ग्रंथि में से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि से। तो मैं इसके नाम दूंगा प्रोस्टेटिक भाग। क्या नाम दिया मैंने इसको, प्रोस्टेटिक भाग या प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग कह सकता हूं। क्या नाम दिया बेटा, मूत्र मार्ग कहां से गुजर रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि कहां है, ये रही, अखरोट के आकार की होती है। और दूसरी बात, जैसे जैसे नर की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता जाता है। याद रखना है ऐसी ग्रंथि, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं मेरे पास। क्या वह ग्रंथि जो उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती जाती है, तो आंसर होगा थाइमस, जो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होती है। वह ग्रंथि जिसकी आकार या जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है, वो तो है बेटा कौन सी, थाइमस। लेकिन केवल नर में पाई जाती है वो ग्रंथि जो उम्र के साथ नर में वृद्धि करती है। तो आंसर होगा हमारे पास प्रोस्टेट ग्रंथि। और जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता जाता है, हालांकि ज्यादा भी नहीं बढ़ता, ठीक है, इसका आकार बढ़ता जाता है। तो मूत्र मार्ग क्या होता जाता है, संकीर्णित होता जाता है। इसी के कारण जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं मूत्र मार्ग सकड़ा होता जाएगा और मूत्र उत्सर्जन करने में जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसका अनुभव होगा, तो अनुभव होगा दर्द और जलन का। क्यों हुआ, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने आकार में वृद्धि करती है जिससे मूत्र मार्ग सकड़ा होता जाता है। ठीक है, तो क्या कहा कि जो मूत्र मार्ग है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन सा, सबसे पहले तो प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजर रहा है, तो इसको मैंने नाम दिया प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि से हालांकि 2-3 सेंटीमीटर लंबा है। इसके बाद शिश्न और हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच का जो भाग है इसको नाम देते हैं झिल्लीय मूत्र मार्ग। झिल्लीय मूत्र मार्ग क्या नाम दिया, तो दूसरा लिखूंगा मैं झिल्लीय मूत्र मार्ग। और तीसरा क्या नाम दूंगा मैं, अब तीसरा पार्ट क्या है, जो शिश्न से होकर गुजर रहा है, जो पेनिस से होकर जो मूत्र मार्ग यूरिथ्रा गुजर रहा है, इसको नाम दूंगा मैं, जो यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, इसको दूंगा मैं शिश्नीय, क्योंकि शिश्न से गुजर रहा है। शिश्नीय मूत्र मार्ग क्या नाम देंगे बेटा, शिश्नीय मूत्र मार्ग। तो आई होप दिस इज क्लियर। क्या, और ये कहां से आ रही बेटा, ये हमारे पास क्या है, वृषण है, ये अधिवृषण है, और ये शुक्रवाहिनी बन गई, यहां से खत्म कहानी। तो सारा चित्र, अब यही चीज कहां होगी, इधर होगी, तो बन गया किसका चित्र बेटा, नर जनन तंत्र का। हालांकि अगले लेक्चर में मैं नर जनन तंत्र के 2 चित्र लाऊंगा, एक फ्रंट साइड से, एक साइड से। तो ऐसा करिए, कैसा करूं,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे लिखते हैं। समझने के लिए बेटा चित्र बनाना ही है, ध्यान देना, ये केवल और केवल समझने के लिए है, चित्र ये बनाना नहीं है। जो बनाएंगे उसको मैं आगे बताऊंगा। समझ में आ गया? इस चित्र के जरिए मुझे लगता है बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। एक बार मेरे साथ नाम बोलेंगे इनके सब के, बोलो क्या है वृषण, क्या है अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी कहाँ आकर खुलती है? शुक्राशय, शुक्राशय वाहिनी, एम्प्यूला, स्खलन वाहिनी, मूत्राशय, मूत्राशय वाहिनी। अब इसको नाम देंगे मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग में प्रोस्टेट ग्रंथि, झिल्ली है, मूत्रमार्ग के पार्ट बता रहा हूँ, प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग यहाँ पर जो बीच में है, ये झिल्ली मूत्रमार्ग और ये शिश्नीय मूत्रमार्ग। इसका नाम शिश्न, इसका नाम ट्रांसपेनिस शिश्न मुंड। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके मूत्रमार्ग के बारे में। 3 पार्ट में आगे लिखेंगे, तीनों के पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखना है? सबसे पहले तो मूत्रमार्ग बना कैसे, मूत्रमार्ग बना कैसे। तो देखिए मूत्राशय से क्या निकली, मूत्राशय से मूत्राशय वाहिनी निकलती है। मूत्राशय से कौन निकलती है? मूत्राशय वाहिनी निकलती है, जो किससे मिलती है? स्खलन वाहिनी, इजैक्युलेटरी डक्ट, जो स्खलन वाहिनी से मिलकर किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। किसका निर्माण? मूत्र मार्ग। यानी कि स्खलन वाहिनी आ रही है और उधर से मूत्राशय वाहिनी आ रही है, दोनों मिलकर अब क्या बनाएंगे? मूत्र मार्ग। या इसको क्या कहा जाता है? पहले इसकी लंबाई बराबर लगभग 20 सेंटीमीटर। कितने होती है? लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। या इसको एक और नाम दिया गया है मूत्र जनन मार्ग। मूत्र मार्ग कह दो या मूत्र जनन मार्ग कह दो। क्यों? इसमें 2 शब्द हैं। अच्छा, अंग्रेजी में इसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। अब देखो ये क्या दे रहा है? 2 चीजें दे रहा है बेटा। एक तो यूरिन दे रहा है, यूरिन बोले तो मूत्र। करवाया होगा आपने टेस्ट कभी ना कभी, किडनी विडनी में स्टोन बन जाती है भाई, आप पथरी बन जाती है किडनी में, तो ये यूरिन टेस्ट भी करवा दिया जाता है। मूत्र जनन मार्ग क्यों कहा? तो क्योंकि ये मूत्र उत्सर्जन का भी काम कर रहा है और ये एक प्रकार से जनन तंत्र का काम कर रहा है। भाई मूत्र तो उत्सर्जन कर ही रहा है उत्सर्जन तंत्र में, और दूसरा पार्ट कहाँ काम कर रहा है? तो ये अपने गैमीट्स यानी कि शुक्राणु या शुक्राणु युक्त जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? वीर्य। तो इसका भी क्या कर रहा है? उत्सर्जन। तो ये 2 चीजों के उत्सर्जन में काम आता है। एक तो मूत्र, तो हम कह सकते हैं शिश्न के 2 काम बताइए, शिश्न के 2 काम बताइए। पहला काम तो हो गया मूत्र का उत्सर्जन करना, और दूसरा हो गया शुक्राणु या वीर्य का उत्सर्जन करना। और वीर्य का उत्सर्जन कहाँ करेगा? तो मादा की योनि में। तो इसको क्या कह सकते हैं हम? मूत्र जनन मार्ग। क्यों कहा? समझ में आ गई होगी बात। अगला जो मूत्र जनन मार्ग है या मूत्र मार्ग है वो बाहर किसके द्वारा खुलता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने जो 3 पार्ट देखे थे कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पहला लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा देखा था हमने? कि ये मूत्र मार्ग जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है, तो इसको नाम दिया प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। क्या नाम दिया? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। मुझे लगता है आज भी सेशन नहीं हो पाएगा, तो सेशन भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग क्या है? कि मूत्र मार्ग का वह भाग, मूत्र मार्ग का वह भाग जो कहां से गुजरता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। मूत्र मार्ग का वह भाग जो प्रोस्टेटिक ग्रंथि के मध्य से गुजरता है क्या कहलाएगा? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग कहलाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई होती है। किसकी? मूत्र मार्ग के वह भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है? झिल्ली है मूत्र मार्ग था, झिल्ली है मूत्र मार्ग। क्या होता है कि यह क्या होता है? मध्य का भाग होता है जो सेशन से पहले और प्रोस्टेट के बाद होता है, और इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। तो यह
मध्य का, किसके मध्य का? प्रोस्टेट ग्रंथि व शिश्न। तो यह मध्य का भाग है जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा इसका जो भाग है वो है शिश्नीय भाग। क्या है? शिश्नीय भाग। तो यह मूत्रमार्ग का अंतिम भाग है, समझा चुका हूं। यह मूत्रमार्ग का अंतिम भाग है जो सर्वाधिक लंबा होता है। सर्वाधिक लंबा होता है एवं यह कहां से होकर गुजरता है बेटा? तो शिश्न के मध्य से होकर गुजरता है। यह शिश्न से होकर गुजरता है, पेनिस से होकर पास होता है, थ्रू आउट होता है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी थी? 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1 सेंटीमीटर। तो एवरेज इसको हो गया दोनों का 4। तो लगभग ये कितनी बची बेटा? लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर लंबी भाग है, लंबी संरचना है। शिश्नीय भाग क्या है? यह मूत्रमार्ग का सबसे लंबा अंतिम भाग है जो शिश्न से होकर गुजरता है। एवरेज लंबाई हालांकि बुक्स में दी गई नहीं है, तो हमने एवरेज निकाल लिया है इसका, 15 से 16 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अब क्या लिखेंगे कि शिश्न का जो अंतिम भाग होता है उसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। उस पर एक छिद्र पाया जाता है, उसके द्वारा ये मूत्रमार्ग है वो बाहर खुलता है। तो क्या लिखेंगे? अगला स्टार लगा के हम, या फिर शिश्न में बात कर लेंगे उसकी, बाहर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। स्क्रीनशॉट हो गया, इसको नोट करना है। चलिए अब हम, चलो वीडियो लगभग हो गया है 35 मिनट का। अब हम चलते हैं हमारी आज की तीसरी हेडिंग और सहायक जनन अंगों में 4th हेडिंग क्या है? तो वो है हमारा शिश्न। आज की तीसरी हेडिंग इस वीडियो की। लेकिन सहायक जनन अंगों में चौथी हेडिंग और लास्ट हेडिंग, चौथी और लास्ट, इसके बाद क्या बचेंगे? हमारी सहायक जनन ग्रंथियां, और उसके बाद हो जाएगा नर जनन तंत्र खत्म। यानी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं नर जनन तंत्र को समाप्त करूंगा। हालांकि ये मत समझा कि नर जनन तंत्र समाप्त हो चुका है, नहीं, अभी तो शुक्र जनन की क्रिया पूरी की पूरी बाकी है। हमने पढ़ा था ना भाई शुक्र जनन नली का, उसमें जो आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं या स्पर्मेटोगोनियस सेल्स होती है, उनके द्वारा किस प्रकार से पहले स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है और उन स्पर्मेटिड्स से किस प्रकार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसको भी हमें पढ़ना है। 3 प्रावस्थाएं चलती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो उन तीनों प्रावस्थाओं का डिटेल में वर्णन करना है, डिटेल में पढ़नी है हमें। तो चलिए 4th हेडिंग और आज की तीसरी हेडिंग क्या है? शिश्न, पेनिस। तो ये क्या है? यह नर के लिए जननांग है, मैथुनांग है। नर के लिए मैथुन अंग के रूप में कौन काम करता है? तो आंसर होगा पेनिस, शिश्न। यह लंबा बेलनाकार एवं उत्थानशील होता है। इस चीज को मैं लिख देता हूं। क्या लिखेंगे कि यह नर का मैथुनांग या जननांग है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नर में जननांग कौन होता है? शिश्न होता है, जबकि मादा में जननांग कौन होता है? योनि होती है। तो यह नर का मैथुनांग या जननांग है जो लंबा बेलनाकार, सिलेंडर साइज, सिलेंडर टाइप में लंबा बेलनाकार एवं उत्थानशील, इरेक्टाइल, उत्थानशील होता है, इरेक्टाइल होता है, उत्तेजक पदार्थ है, उत्तेजक अंग है। इसके बाद क्या लिखेंगे? शिश्न का जो शिश्न, अगर मैं संरचना की बात करूं तो शिश्न का जो शीर्ष भाग होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा फूला हुआ होता है और यहां एक छिद्र पाया जाता है। ये क्या है? एक छिद्र पाया जाता है। तो इसका वर्णन करते हैं हम। ये शिश्न है और शिश्न का जो
अगला पार्ट है, इसको शिश्न मुंड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शिश्न मुंड, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। और ये अभी हमने जो बात की थी, ये क्या है, यहां से बीच में से कौन आ रही है? ये आ रहा है हमारा मूत्र मार्ग। ये क्या आ रहा है? श्वसन के जरिए मूत्र मार्ग आ रहा है। तो यह मूत्र मार्ग श्वसन मुंड जो है, ग्लांस पेनिस जो है, इसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र द्वारा खुलता है। एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे मूत्र मार्ग छिद्र। क्या नाम देंगे? मूत्र मार्ग छिद्र, जो कि कहाँ स्थित होगा? श्वसन मुंड पर। इसके ऊपर क्या होता है? एक आवरण पाया जाता है। पहले एक बार समझा देते हैं, फिर लिखते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर, पूरे के ऊपर, श्वसन के ऊपर एक स्किन का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्किन का आवरण पाया जाता है। ये पूरा क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम श्वसन मुंड के आधार पर श्वसन मुंड छद। क्या नाम दिया? श्वसन मुंड छद, या इसी को नाम दिया जाता है अग्रच्छद। क्या नाम दिया? अग्रच्छद, यानी कि फोर स्किन। क्या नाम दिया? फोर स्किन, या फिर इसको नाम दिया जाता है प्रीप्यूस। क्या नाम दिया गया है? प्रीप्यूस, जो कि मैथुन क्रिया के दौरान यहां से हट जाती है, जो कि मैथुन क्रिया के दौरान यहां से हट जाती है एवं श्वसन मुंड के आधार भाग पर, श्वसन मुंड के आधार भाग पर वलित हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। कब? मैथुन क्रिया के दौरान। तो क्या कहा हमने? श्वसन बेलनाकार उत्थानशील लंबा अंग है। इसका जो शीर्ष भाग है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है। इस भाग को हम श्वसन मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्र मार्ग छिद्र कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं। तो क्या कहा वो लिखते हैं अपन कि श्वसन का अग्रभाग थोड़ा मोटा एवं फूला हुआ होता है। श्वसन का अग्रभाग थोड़ा मोटा एवं फूला हुआ होता है, जिसे क्या नाम देते हैं? श्वसन मुंड, और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस। तो पेनिस का शीर्ष भाग थोड़ा सा फूला और मोटा है, जिसको नाम दिया ग्लांस पेनिस, जिसे श्वसन मुंड कहते हैं। क्या नाम दिया? श्वसन मुंड कहते हैं। एवं इसके ऊपर पतली त्वचा का एक आवरण पाया जाता है। एक आवरण पाया जाता है, जिसे किसे? उस आवरण को, एक बारीक पतला महीन आवरण पाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया? अग्रच्छद, यानी कि फोर स्किन। फोर मतलब आगे, फोर का मतलब आगे, जैसे कि अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। तो जैसे क्या नाम दिया? अग्रच्छद। क्या नाम दिया? जैसे अग्रच्छद, फोर स्किन, या श्वसन मुंड छद, या सीधा कह दें मुंड छद। क्या नाम दिया? श्वसन मुंड छद, या कह दें मुंड छद। इसे क्या कहा जाता है? प्रीप्यूस कहा जाता है। प्रीप्यूस। तो जिसे अग्रच्छद, फोर स्किन, या मुंड छद, प्रीप्यूस कहा जाता है, जो कि मैथुन क्रिया के सॉरी बच्चों, जो कि मैथुन क्रिया के दौरान श्वसन मुंड के आधार भाग पर क्या हो जाती है? वलित, फोल्ड हो जाती है, वलित हो जाती है। तो ये हमने बात की है बेटा किसकी? श्वसन की। ये बात हो गई यहां पर श्वसन की। अब हम बात करेंगे श्वसन की आंतरिक संरचना की। किसकी बात करेंगे? श्वसन की आंतरिक संरचना की। तो हेडिंग लगाते हैं, श्वसन की
आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। हेडिंग लगाइए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको टिप लें, छाप लें, लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं, पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि शिश्न बना किसका होता है। तो बेटा शिश्न क्या होता है, इसमें शिश्न में 3 अनुलंब दूरियां पाई जाती हैं। अनुलंब बोले तो पूरी लंबाई में, अनुलंब बोले तो अभी जो हमने चित्र बनाया था तो उसकी पूरी लंबाई में क्या पाई जाती है, 3 अनुलंब दूरियां पाई जाती है। 3 अनुलंब दूरियों में दूरियां कितने प्रकार की होती है, तो आंसर होगा 2 प्रकार की। तो शिश्न में कितने प्रकार की दूरियां पाई जाती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, अगर प्रकार पूछे तो 2 प्रकार की, लेकिन कितनी होती हैं, 3। 2 यानी कि जो पहला टाइप है उसकी 2 दूरियां पाई जाती हैं। अनुलंब यानी कि पूरी लंबाई, कौन कौन, नाम क्या है, कार्पुरा कैवर्नोसा। कार्पुरा कैवर्नोसा जो है, नाम लिख देता हूं, कार्पुरा कैवर्नोसा। ये शिश्न के पृष्ठ भाग के पार्श्व साइड में, पृष्ठ पार्श्व में 2 दूरियां पाई जाती हैं, 2 दूरियां। तो पहला टाइप तो कौन सा है, कार्पुरा कैवर्नोसा, जो कितनी होती है, 2। और दूसरा टाइप क्या है अनुलंब दूरियों में, वो है कार्पास स्पॉन्जियोसम, कार्पास स्पॉन्जियोसम। यह केवल 1 डोरी पाई जाती है, लेकिन कहां पाई जाती है, शिश्न के आधार भाग में। ये कहां होती हैं 2 डोरियां, शिश्न के पृष्ठ भाग के पार्श्व में, और ये कहां होती है, शिश्न के आधार भाग में। और यह वह भाग है, यह वह नली है जिसके अंदर से होकर कौन गुजरती है, यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग, इसी के अंदर से होकर गुजरती है। और दूसरी बात इसके बारे में विशेष क्या है कि जो शिश्न मुंड है, शिश्न मुंड ग्लांस पेनिस जैसे कहा है, वो केवल और केवल किसका बना होता है, तो आंसर होगा हमारे पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्योंकि वो कैसा होता है, थोड़ा सा स्पंज जैसा, तो नाम भी याद हो जाएगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है। तीसरी बात इसके बारे में कि इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, खाली रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खाली रक्त कोटर पाए जाते हैं। और जब उन रक्त कोटरों में क्या भर जाता है, रक्त भर जाता है, तो शिश्न क्या होता है, मोटा कड़ा हो जाता है, मोटा एवं कड़ा हो जाता है। जैसे हम शिश्न की उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, शिश्न की उत्तेजित अवस्था। और इस अवस्था में यह मादा की योनि में आराम से, आसानी से प्रवेश कर सकता है। और क्या करेगा, यह वीर्य सेचन का कार्य करता है। शिश्न के 2 काम हैं, कौन कौन से, एक तो मूत्र उत्सर्जन, दूसरा वीर्य सेचन। ठीक है, तो इसको अब हम नोट कर लेते हैं। और शिश्न के अनुप्रस्थ काट हम इसमें एक चित्र भी बनाएंगे। चलिए, तो हम इसको हटा देता हूं मैं सबसे पहले, तो क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए उसके लिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आज का, लगभग 50 मिनट या फिर 1 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। शिश्न की आंतरिक संरचना में पहला पॉइंट लिखता हूं, क्या लिखना है कि शिश्न में 3 अनुलंब डोरियां पाई जाती हैं, यही बात लिखनी है। तो लिखते हैं, शिश्न तंतु में, शिश्न तंतु में फाइब्रस, शिश्न तंतु में पेशीय संयोजी ऊतकों, पेशीय संयोजी ऊतकों। शिश्न क्या होता है, तंतु में पेशीय संयोजी ऊतकों की 3 अनुलंब डोरियों, अनुलंब, अनुलंब मीन्स पूरी लंबाई में। शिश्न तंतु में पेशीय संयोजी ऊतकों की 3 अनुलंब डोरियों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तो क्या आएगा, 3 अनुलंब डोरियां। और डोरियां कैसी होती हैं, तंतु में पेशीय संयोजी ऊतकों से बनी, यानी कि पेशी से बनी। किससे बनी, पेशी। पेशी में भी हम पढ़ेंगे सार्कोमियर क्या होता है, जेड लाइन क्या है, ए लाइन क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पेशी, मांसपेशी कैसे संकुचित होती है, कौन सा आयन इस मांसपेशी को संकुचित होने में मदद कर रहा है। हालांकि ये पता होगा, कैल्शियम 2+ आयन जो होता है, कैल्शियम आयन, वो इन पेशियों को गति करने में, मूवमेंट करने में मदद करता है। बात करेंगे हम बाद में, क्या एक्टिन है, क्या मायोसिन है, इनके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज किसकी है, 11th बायो की। और मैं सारी बायो पढ़ाऊंगा, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो। बट
साथ में हमारी 11th चलती है, 12th चलती है, 10th चलती है, तो फिर यहाँ पर वीडियो शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। किसका वीडियो शूट करूँ, उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। शिश्न क्या होता है, तंतुमय पेशी है, संयोजी ऊतकों की 3 अनुलंब डोरियों से मिलकर बना होता है, जिनमें से क्या कहा, जिनमें से 2 डोरियां कहाँ स्थित होती है बेटा, 2 डोरियां मैंने बताया था पृष्ठ के पार्श्व में। तो 2 डोरियां कहाँ होंगी, जिनमें से 2 डोरियां शिश्न के पृष्ठ पार्श्व में, शिश्न के पृष्ठ पार्श्वों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, शिश्न के पृष्ठ पार्श्वों में पाई जाती है। अभी चित्र भी बनाएंगे हम, उसमें आराम से समझ में आएगा। जिन्हें क्या नाम दिया था, कार्पुरा कैवर्नोसा। क्या नाम दिया, कार्पुरा कैवर्नोसा, जिन्हें कार्पुरा कैवर्नोसा कहते हैं। एवं एक डोरी कहाँ पाई जाती है, शिश्न के अधर भाग पर। एवं एक डोरी शिश्न के अधर भाग पर पाई जाती है, जिसे क्या नाम देते हैं हम, जिसे नाम देते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। तो 2 डोरियां हो गई हमारे पास, 2 प्रकार की डोरियां हो गई, 2 प्रकार की डोरियां हैं, लेकिन कितनी डोरियां, 3। कितनी डोरियां, 3। अगर मैं शिश्न को काटूं, शिश्न का अनुप्रस्थ काट का अगर हम चित्र बनाएं तो क्या संरचना हमें नजर आएगी, क्या संरचना हमें नजर आएगी, वो देखिए। हमने कहा कि शिश्न तंतु में विशेष 3 अनुलंब डोरियों को बना होता है, मतलब 3 इसमें अनुलंब डोरियां नजर आएंगी। इसके बाद क्या, जिनमें से 2 डोरियां शिश्न के पृष्ठ पार्श्व में, ये इसका पृष्ठ भाग होता है और ये थोड़ी सी इसकी क्या होती है, साइड होती है। मतलब कि यहां पर 2 डोरियां पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, 2 डोरियां पाई जाएंगी। ये डोरियां कौन सी हैं, ये है कौन सी, कार्पुरा कैवर्नोसा, कार्पुरा कैवर्नोसा। और ये शिश्न का क्या है, आधार भाग है। तो हमने क्या लिखा, एवं एक डोरी शिश्न के आधार भाग पर पाई जाती है, जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये आ गई हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब कोई दिक्कत नहीं है, गुड्डा बना दिया। अगर शिश्न मान लो ये शिश्न है, तो इसको ऐसे काट के इधर से देखा जाए तो ये संरचना हमें नजर आएगी। शिश्न अगर ये है तो इसको ऐसे काट दिया जाए और सामने से इसको देखा जाए तो क्या संरचना नजर आएगी, ये संरचना हमें नजर आएगी। अब हालांकि ये पूरा घिरा हुआ होता है संयोजी ऊतकों से, पूरा क्या होता है, इस प्रकार से संयोजी ऊतकों से घिरा होता है। और इनमें क्या पाई जाती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, रक्त वाहिनी पाई जाएंगी। और हमने क्या कहा था, याद करो, मैंने कहा था कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से केवल और केवल कौन बनता है, ग्लांस पेनिस। और इसमें क्या पाई जाती है, यूरिथ्रा पाई जाती है। याद किया, याद आया, ये क्या है, ये यूरिथ्रा है। दांत नहीं निकाल रहा भाई, यूरिथ्रा मूत्र मार्ग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसको कलर कर दिया लोग। कि शिश्न की वह कौन सी अनुलंब डोरी है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, मूत्र मार्ग पाया जाता है। तो आंसर होगा हमारे पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यह वह पार्ट है जिसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, यह वह पार्ट है जिसमें रक्त के कोटर पाए जाते हैं, और यह वह भाग है जिससे शिश्न मुंड बनता है। क्या बनता है, शिश्न मुंड बनता है। तो देखिए, इसको इस चित्र में आराम से समझ सकते हो, इस चित्र को बना सकते हो आप समझने के लिए, बुक में नहीं है। स्क्रीनशॉट हो गया, एक और लाइन में लिख देता हूं नीचे। पॉइंट नंबर 2 क्या क्या लिखेंगे कि शिश्न मुंड केवल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना होता है। क्या लिखा कि जो शिश्न मुंड है, अभी बात कर चुके हैं, शिश्न मुंड ग्लांस पेनिस जो है वो केवल और केवल किसका बना होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना होता है। दूसरी बात क्या लिखेंगे
कि कॉर्पस स्पोंजियम के अंदर मूत्र मार्ग पाया जाता है, तो इसको भी लिखते हैं, इसी लाइन में लिख देते हैं सस्मुंड एवं इसी में, इसमें कॉर्पस स्पोंजियम में, एवं इसी में मूत्र मार्ग पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा मूत्र मार्ग। क्या पाया जाता है दोस्तों, मूत्र मार्ग पाया जाता है। अगली बात क्या करेंगे, इसी में क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। इसी में रक्त कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं, जिनमें अभी बात करेंगे उत्तेजित अवस्था कैसे आएगी। यहां तक की बात क्लियर है, इसको भी लिख लें स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको हटा के ऊपर लिखता हूं, 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास, हटा दूं, चलो। क्या है कि चित्रों के माध्यम से हम बहुत आसानी से और जल्दी याद कर सकते हैं, इसलिए जो चित्र एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हमारी बुक में गिवन नहीं है, वो मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि इससे क्या हुआ, जल्दी समझ में आए। हालांकि ये बड़ी बड़ी किताबों में ये चित्र भी मिलते हैं, 12th लेवल में नहीं। अगला क्या लिखेंगे, 3rd पॉइंट, कि जो सामान्य अवस्था होती है उसमें शिश्न छोटा होता है। सामान्य अवस्था में नॉर्मली शिश्न क्या होता है, छोटा होता है एवं शिथिल होता है। लेकिन जैसे रक्त कोटर भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो इसको नोट करते हैं, क्या है कि सामान्य अवस्था में शिश्न छोटा एवं शिथिल होता है। यानी कि लूज, सामान्य अवस्था में शिश्न छोटा एवं लूज शिथिल होता है, जो मैथुन क्रिया के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। यानी अभी इसका यूज मैथुन क्रिया के लिए नहीं किया जा सकता है, परंतु मैथुन उत्तेजना के समय इसके रक्त कोटरों में क्या भर जाएगा, रक्त भर जाएगा। रक्त के भर जाने पर यह उत्तेजित हो जाता है, इरेक्ट हो जाएगा, यह उत्तेजित हो जाता है, जिससे यह लंबा एवं कड़ा या लंबा, कड़ा व मोटा, 3 वर्ड हो जाता है। प्रारंभ में क्या होता है, इसके रक्त कोटर खाली होते हैं शिश्न के, तो यह उत्तेजित अवस्था में नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैथुन उत्तेजना होती है उस टाइम इसके जो रक्त कोटर होते हैं उनमें ब्लड भर जाता है, और ब्लड भरने के बाद क्या होता है, ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे शिश्न लंबा, मोटा एवं कड़ा हो जाता है। एवं अब रक्त कोटर कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने लिखा था एवं अब यह मादा की योनि में आसानी से प्रविष्ट हो जाता है, आसानी से मादा की योनि में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, अब 1-2 चीजें और रही हैं, हालांकि ज्यादातर सेशन का जो पार्ट था वो हो चुका है। एक और चीज क्या कि अभी हमने जो चित्र बनाया था, यहां पर यूरिथ्रा थी ऐसे, तो क्या है, इन सभी जो डोरियां हैं इनके ऊपर ऐसे आवरण पाया जाता है। तो एक तो आवरण के बारे में एक लाइन लिखनी है हमें, क्या पाया जाता है, एक तो आवरण पाया जाता है।
जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ इन दोनों ये दो आवरण हैं, ये दोनों डोरियाँ किसकी हैं? कार्पोरा कैवर्नोसा की हैं। तो इनके मध्य जो स्थान है इसको भी पट्ट कहा जाता है, जैसे हमने वृषण में पढ़ा था। तो इनके बारे में भी एक लाइन लिखते हैं, 4th पॉइंट बना के। क्या लिखना है कि श्वसन के तीनों डोरियों के बाहर, श्वसन की तीनों डोरियों के बाहर, ये भूत का चिन्ह लग रहा है सर, भूत बन गया जैसे भूत कार्टून। श्वसन की तीनों डोरियों के बाहर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, याद कीजिए नाम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या एल्ब्यूजिनिया भी लिख सकते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का स्तर पाया जाता है, का आवरण पाया जाता है, का आवरण पाया जाता है। अच्छा, आज ये सोच रहे हो सर आज का लेक्चर इतना बड़ा क्यों, कैसे आ गया बड़ा लेक्चर? बेटा आज क्या है, गला मेरा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और दिन क्या होता था, 20-25 मिनट का वीडियो बनाता था, इसमें मेरा गला बैठ सा जाता था। आज एक तो खाना नहीं खाया अभी, सबसे बड़ी बात तो ये है, लगभग 11 बज चुके हैं, अभी आज कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए भी गला थोड़ा चिपक नहीं रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में मेरा गला चिपक जाता है, बोलते बोलते गला खराब सा हो जाता है, लेकिन आज पावर आ रही है गले में, इसलिए वीडियो लंबा हो गया, तो मैं बीच में इसको बंद कर देता। तो श्वसन के तीनों डोरियों के बाहर क्या पाया जाता है बेटा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हम पढ़ चुके हैं, जो वृषण होता है, पढ़ा है ना, वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड सेकंड इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो वही है ये, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का आवरण पाया जाता है। एवं दोनों कैवर्नोसा स्तरों के बीच एक क्या पाया जाता है? एक पट्ट पाया जाता है, जिसे कहते हैं श्वसन पट्ट। अब 5th पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, श्वसन की दोनों कौन सी पट्टी है बेटा? कार्पोरा कैवर्नोसा। श्वसन की दोनों कार्पोरा कैवर्नोसा, छोटे तो नहीं है, छोटा तो नहीं लिख रहा भाई, श्वसन की दोनों कार्पोरा कैवर्नोसा पट्टियों के बीच स्थित पट्ट को श्वसन पट्ट, श्वसन पट्ट या पट्ट कहा जाता है। तो ये हमारी यहां पर क्या हो जाती है, श्वसन की आंतरिक संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब क्या लिखना है? श्वसन के काम, श्वसन के कार्य। तो बेटा क्या काम है इसका? 3 काम मैं बता देता हूं। एक तो यह है नर जननांग या नर मैथुनांग है। पहली बात तो क्या है, यह नर जननांग या नर के लिए मैथुनांग है। दूसरा, यह क्या करता है, मादा की योनि में पहुंचता है या मादा की योनि में प्रवेश करता है, तो यह वीर्यसेचन का कार्य करता है। यह वीर्यसेचन का कार्य करता है। वीर्यसेचन के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या है? इंसेमाइनेशन। यह वीर्यसेचन का काम करता है। और तीसरा, यह नर में किसका काम? मूत्र उत्सर्जन का कार्य करता है। मैथुनांग है, वीर्यसेचन का काम करेगा। और तीसरी बात क्या है, यह मूत्र उत्सर्जन में काम करता है। इसलिए याद करो, हमने उस नली को नाम क्या दिया? मूत्र मार्ग या मूत्र जनन मार्ग। मूत्र मार्ग से समझते हैं हम क्या? मूत्र उत्सर्जन करता है। लेकिन दूसरा नाम क्या है उसका? मूत्र जनन मार्ग, यानी मूत्र का भी उत्सर्जन करता है, दूसरा जनन तंत्र में भी काम करता है। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा था, बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से समझाते समझाते हुए मैंने इस लेक्चर को आपके लिए बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितने मुझे इसको पढ़ाने में मजा आया। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अपने जो भी दोस्त हैं, चाहे 11th में हो चाहे 12th में, उन सब तक ये वीडियो फैलाने का काम आपका है दोस्तों। आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें, ताकि उनका भी फायदा हो, जो अभी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं या अभी जिनकी क्लास बिल्कुल भी बंद है, उनको इन वीडियो से फ़ायदा होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक भेजने की कोशिश करें, और मेरी भी ये इच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन आज फिर से बोल देता हूँ, शायद दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं। 100 वीडियोज़ के अंदर 100 वीडियो बना चुका हूँ, 100 से ज़्यादा हो गए हैं वीडियो,
उनमें पहली या तीसरी बार बोल रहा हूँ, शायद दूसरी या तीसरी बार, पहले भी एक बार भी बोल चुका हूँ, मुझे याद है, दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इतनी सी बात मान लो भाई। और ऐसे ही अगली वीडियो में, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा नर जनन तंत्र समाप्त होता है, तो अब क्या, सॉरी, नर जनन तंत्र समाप्त नहीं हुआ, सहायक ग्रंथियां भी बची, अगली वीडियो में सहायक ग्रंथियां होंगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा नर जनन तंत्र। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।